द आइलैंड ऑफ खर्ग, हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं जो ट्रम्प साहब हैं, उनकी तरफ से काफ़ी इसके ऊपर फ़ोकस है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन क्या ये सच्चाई है कि क्या ये रूज़ है, वेदर टारगेट इज़ समथिंग एल्स? दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। कल ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट भी दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, जहाँ पर उसने बोला है, "वील जस्ट टेक द ऑयल।" एंड ये चीज़ ऑफ कोर्स हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि भैया ऑयल सप्लाईज़ का मेन एक गेम है। अ, और इसकी काफ़ी एक हिस्ट्री भी है और इसके जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है वो भी उसी तरफ एक्ट करता है। जहाँ पे भी रिसोर्सेज़ हैं इस तरह के हमने देखा वेनेज़ुएला में भी वही चीज़ करी गई। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन एंड इसका क्या गेम है। पथिकेत भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। अच्छा 2-3 चीज़ें, एक तो है कि इसी के बारे में काफ़ी टाइम से बात हो रहा है कि जो इज़राइली ऑब्जेक्टिव है और जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट वो डिफरेंट है और इसीलिए कन्वर्जेंस नहीं है, इसीलिए तालमेल की भी प्रॉब्लम है। इसीलिए एग्ज़िट स्ट्रैटेजी में इश्यू है। तो इज़राइली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो दे वांट टू डिफैंग द रेजिम ताकि वो हिज़बुल्लाह, हौदी और हमास जो सबसे बड़ा कंसर्न है इज़राइल के लिए या फिर जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स है, तो ये थ्रेट ना रहे। बट अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इज़ परहैप्स नॉट दैट। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रोल द ऑयल ओवर देयर। वो खड़ग आइलैंड वाला जो बोल रहा है कि वी जस्ट वांट टू टेक द ऑयल। इट अपीयर्स दैट इज़ द थिंग और आप देखें कि जिस तरह से ही वाज़ मॉकिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज़ मॉकिंग कि सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में जो बोल रहा था। अमेरिकन्स आर नॉट वेरी अपसेट कि ये सब शायद हो रहा है ऑन दीज़ एटलीस्ट ट्रम्प के स्टेटमेंट से तो लग रहा है ही इज़ नॉट वेरी अपसेट कि अरब स्टेट्स के ऊपर ये जो अटैक्स हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये अरब स्टेट्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है दैट विल फोर्स द अरब स्टेट्स टू कम क्लोज़र टू अमेरिका। So there are a lot of layers. But anyways, let's give a history to what is happening. 1909 में या उससे थोड़ी पहले the British actually discovered oil in Iran. So they created an organization called Anglo-Iranian Oil Company या पेट्रोलियम कंपनी ऐसा करके। एंड इनवेरिएबली जो तेल है वो जो कंपनी है उसका मेजॉरिटी ओनरशिप 51% प्लस वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया। द ब्रिटिश वर कंट्रोलिंग द ऑयल ऑफ ईरान। एंग्लो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी पहले बोला गया था, फिर उसको नाम दिया गया 1935 में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। तो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को फिर 1954 में, अच्छा 1935 में वो रेजा शाह जो डायनेस्टी है वही था वहां पे एंड दे वर वेरी प्रो वेस्ट। फिर 1954 में दिस कंपनी वाज रीनेम्ड एज ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। तो आज जो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है उसका ओरिजिन इज बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोलिंग इरानियन ऑयल। एंड 1954 के बाद क्या हुआ, मोहम्मद मोसद्देक जो ईरान का फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड डेमोक्रेसी। ईरान के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो उस ऑयल कंपनी को, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया एंड दे नेम्ड इट एज नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी। फिर उसके 2-3 साल बाद ही उसके ऊपर मिलिट्री कू हो गया, रेजिम चेंज करवाया गया। किसने किया ये सबको पता है। द ब्रिटिश वर नॉट हैप्पी, द वेस्ट वाज नॉट हैप्पी कि ईरानियन तेल जो है वो ईरान के लोग कंट्रोल करेंगे। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे देश में तेल मिला और तुम उसका मालिक हो, मालिक तो हम होंगे। फिर उसके बाद इस मिलिट्री कू के बाद या जो भी रेजिम चेंज वहां पे करवाया गया उसके बाद मोहम्मद मोसद्देक जो है वो ही वेंट टू एग्जाइल, उसको तो फिर ही डाइड इवेंचुअली। एंड द रेजा शाह जो शाह डायनेस्टी है दैट केम टू पावर, फिर 1979 तक वो थे। फिर जो चीज अमेरिका और वेस्ट चाहते थे वही हुआ वहां पे एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ टेंशन विद इन द इरानियन सोसाइटी। और वो जो इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन या फिर जो रिवाइवल था वहां पे, वो इसका जो बैकग्राउंड है इट इज रिलेटेड टू ऑयल एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द ऑयल। इस वजह से 1979 में जो रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, इट गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट ऑफ द कॉमन मास बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईरान बीइंग टेकन ओवर बाय समबडी एल्स। सो आज अगर आप देखें 1979 से प्रॉब्लम वही था कि इरानियन ऑयल वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय द अदर्स, तो इसी वजह से उसके ऊपर सैंक्शन वैंक्शन लग गया। और देन फिर सैंक्शन लगा तो इरानियंस स्टार्टेड सेलिंग ऑयल इन अदर करेंसीज। फिर वो प्रॉब्लम हो गया कि नॉन डॉलर में युआन में करेंसी में चाइना को बेचा जा रहा है। अगर ट्रम्प आज बोल रहा है कि ये तेल वापस ले लेगा, खड़ग आइलैंड इज द प्लेस जहां से 90% ऑफ द ऑयल ऑफ ईरान इज एक्सपोर्टेड, तो वो पर्शियन गल्फ में है। नाउ द इशू इज दिस, उसके बाद हो सकता है कि अभी जो फौज उतारा जा रहा है, अब देखिए वो उतारे जाएंगे शायद 10,000 का टारगेट है, 10,000 विल बी ड्रॉप्ड।
There will be battles, casualties होगा. Iranians will not give it up like that. हो सकता है कि the American people are not ready to accept those casualties, या ये भी हो सकता है कि the establishment जो है, जो आदि भाई काफी बार बोलता है, the establishment doesn't care if there are casualties. अगर उनका end objective ये है कि ये लेना है, so कैसे वो ट्रम्प मैनेज करेगा पता नहीं. ट्रम्प अगर मिड टर्म हार जाता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ अगेन आदि अचिन भाई कि यहाँ अगर कमला हैरिस होती तो भी वो भी यही जंग लड़ रही होती. So anyways, Trump will become the face and bear the brunt, but the ultimate objective will be to control the oil. Now, यहीं पे ये problem आ जाता है. Lot of countries are not against action against such countries जो state sponsor of terrorism है. लेकिन if your ultimate objective is to take over the oil and the assets of the country, तब तो problematic हो जाता है. वेनेजुएला में ये बोला गया कि नैरकोटिक्स मदुरो को हाईजैक करने के बाद आज नैरकोटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता. अमेरिका क्या सडनली सारे नैरकोटिक्स और ड्रग ट्रेड बंद हो गया साउथ अमेरिका से? आई मीन अमेरिका के अंदर हाउ मच एफर्ट हैज बीन मेड टू न्यूट्रलाइज द एलिमेंट्स हु आर सेलिंग द ड्रग्स, प्रोसेसिंग द ड्रग्स विद इन द अमेरिकन सोसाइटी. सो वेनेजुएला में जो हुआ, दे आर प्लानिंग द सेम थिंग इन ईरान, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. देयर विल बी कैजुअलिटीज, देयर विल बी बिटर बैटल फाइट्स, the bitter battles, मतलब hand to hand combat भी हो सकता है, literally ऐसे situation हो सकता है. And the question is, अगर if Iran is pushed to this kind of a corner, regime change तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह के अगर आप एसेट लेने की कोशिश करते हो, इसी वजह से क्या होता है, ईरान के लोग regime के खिलाफ अगर बहुत लोग हैं भी, atrocities of the regime, they are still not coming out in the open to support America. This is the reason. So now what happens if Iran is pushed to a corner? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट का है डर्टी बॉम्ब्स, जिसके बारे में अगर आप कोई भी ओपन सोर्स गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा. डर्टी बॉम्ब इज अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन इज, विल ईरान एक्सप्लोर दैट ऑप्शन अगर वो बहुत ज्यादा कॉर्नर हो जाए? डर्टी बॉम्ब होता क्या है? इट्स नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब. डर्टी बॉम्ब बेसिकली अगर आपके एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 60% के ऊपर हो गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 93-94 चाहिए होता है, तो 60% के ऊपर, देन व्हाट हैपेंस, एक कन्वेंशनल बॉम्ब में आप वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जोड़ सकते हो, तो वो एक्सप्लोजन जो होता है, इट विल बी अ कन्वेंशनल एक्सप्लोजन, लेकिन उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल जाएगा. उससे जो लोगों को बीमारी होती है, कैंसर होते हैं, बहुत सारे और बीमारी होते हैं. इट इज वेरी रिस्की. सो वी डोंट नो व्हाट ट्रैजेक्टरी दिस कॉन्फ्लिक्ट इज टेकिंग, लेकिन इशू इज दिस कि जिस जैसे ईरान में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, इट विल नॉट बी इजी फॉर द वेस्ट टू टेक ओवर दिस ऑयल. हालांकि अल्टीमेटली ये लग रहा है, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द ऑयल, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इनवेरिएबली का मतलब ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करेंगे. बार बार अगेन वन थिंग, बार बार ये बोला जाता है ट्रम्प की तरफ से कि वी हैव डिस्ट्रॉयड द नेवी ऑफ ईरान, व्हिच इज ट्रू. ईरान के नेवी और एयरफोर्स की कोई कंपैरिजन ही नहीं है विद दैट ऑफ अमेरिका. लेकिन ईरान की नेवी और आईआरजीसी की नेवी अलग होती है. आईआरजीसी जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनकी नेवी कंसिस्ट ऑफ टिपिकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन. दे हैव thousands of speed boats, जिसमें दो एंटी-शिप मिसाइल लगे हैं और एक हो सकता है मीडियम मशीन गन या हेवी मशीन गन, and they are into thousands. That creates problem. So it's not going to be easy. What happens next we don't know. But खर्ग आइलैंड में अगर फौज उतारे जाए, and if the objective is to control the oil, then तो Middle East is going to burn, and that is not good story for us, because उसके बाद क्या होगा, Iran's intensity of attacks on Arab refineries will go up. God forbid, but it might go up. And that is why I said couple of days back also, Strait of Hormuz या Gulf region as a secure supplier of oil वो खत्म है. So Bab el-Mandeb is gone, Strait of Hormuz is gone. अगर ये होता है खर्ग आइलैंड में, Bab el-Mandeb will get choked out. फिर वहां पे फाइट शुरू होगा. फिर already the Houthis have started launching missiles on Israel. So it's a tough situation. See, they've launched one whatever हो सकता है, one या फिर बाकी जो भी इनके पास ड्रोन वोन होता है, छोटा मोटा जो भी है, प्रॉब्लम तैयार करता रहेगा. Last but not the least, all these things happen because the average America is secure from three sides. एक मैं प्रोग्राम में था,
ही इज एन अमेरिकन, वो अच्छा एक चीज बोला कि अमेरिका डजंट केयर अबाउट दिस, द अमेरिकन पीपल एक्सेप्ट फॉर द बॉडी बैग्स, वो केयर नहीं करता क्योंकि वो उनके भी तीनों यार तरफ उनका समंदर है। एक टॉलरेंस लिमिट है जिसको अगर आप क्रॉस नहीं करोगे तो यू विल बी फाइन। वही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन तरफ समंदर है, दे आर सिक्योर। बट द थिंग इज दैट दिस इज द वॉर जहां पे ईरानियंस विल बियर द ब्रंट, अरब्स आर बियरिंग द ब्रंट, इजरायलीज आर बियरिंग द ब्रंट। इजराइल के ऊपर भी जो अटैक्स हो रहा है नुकसान तो उसको भी कर रहा है। द क्वेश्चन इज, हो सकता है कल, आई डोंट नो, आई मीन जस्ट, और इसमें रशिया वाला एंगल आ जाता है। अगर कोई सोचे कि रशिया विल नॉट कैपिटलाइज ऑन दिस, सो देन दैट इज मिसनॉमर। अगर आप, कोई और ने यूक्रेन रशिया वॉर में कैपिटलाइज किया है, यूक्रेन को फंड किया है, आम किया है, तो यहाँ पे रशियंस विल डू व्हाटएवर नेसेसरी। उनको लगता है दिस इज माय मौका। सो हाउ मच द अमेरिकंस आर गेटिंग संक इनटू अ वॉर, दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज यहाँ से एग्जिट स्ट्रेटेजी इतना आसान नहीं है। एक तो यू कैन कंट्रोल, एक तो यू कैन टेक ओवर करना और उसको कंट्रोल करना, रिटेन करके रखना आसान नहीं होगा। देयर विल बी बैरेज ऑफ अटैक्स पॉसिबली। So it's going to be a messy situation, and India will have to look for completely alternate routes. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी जहाज आ रहा है, गुड न्यूज, इट इज अ विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। लेकिन ये आज की स्टोरी है, कल की स्टोरी नहीं हो सकता। हो सकता है कि कल की स्टोरी ये नहीं है, कल कुछ और होगा। सो टफ टाइम्स, बट टफ डिसीजंस एंड इनोवेशंस आर प्रोबब्ली वेरी मच नीडेड। बैक टू यू आदि भाई। या वो तो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देयर इज गोना बी जस्ट सो मच व्हिच इज गोना हैपन इन दिस प्लेस, but in my opinion, I mean, we'll have to wait and watch as to what actually takes place. Everybody's saying invasion, this, that. We don't know, right? We actually don't know what the reality is. What are they planning? What is? We have no idea about it. And किस तरह आगे जाएगा, किस तरह क्या करेगा, हमको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, right? So the minute things open out, at least then we will know कि भाई game क्या है, right? Till now तो भैया it's just anybody's game. वो जो मर्जी इधर उधर करके चली जा रहा है. Everybody is kind of, you know, figuring out कि भाई what will happen next, how will Iran react, how will this, and साथ में वो जो so called diplomacy भी चल रही है, which is really funny. But in any case, thanks. नहीं, वो डिप्लोमेसी इज, some people are saying it's like buying time to bring in more resources. दूसरी Yeah, चीज I है, नहीं mean, ये जो, हाँ जी बताइए। it looks like it. हाँ जी, नहीं, वट एवर वी एनालाइज टुडे, हम ये नहीं बोल रहे कि कल ही फौज उतर जाएगा। अगर इफ दिस इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय ट्रम्प कि दे वांट टू टेक द ऑयल, अगर उनको ऑयल लेना है तो वो खड़ग आइलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, और देयर इज अ लिमिटेशन टू एयर डोमिनेंस ओनली। सो इनवेरिएबली दे विल गेट इनटू ग्राउंड। ग्राउंड में आएगा तो, अगर वो आता है, अगर, देन इट, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आता है तो देयर आर इश्यूज, दैट्स व्हाट। बैक टू यू। Yep. So thank you so much, यार Pratikit भाई, for that update. You know, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस with your friends and families, and of course give a shout out to the toilet paper of the world, पाकिस्तान, जिसका जो खरग आइलैंड के बीच में खड़ा हो सकता है बड़ी जल्दी जाके, हाँ पता है आपको? So give a shout out to them as well, and if you guys want to, please do contribute towards the channel. Check out the description for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.